Hello everyone, welcome to Physics Adhan. So this is a continuation to previous lecture of quantum harmonic oscillator. तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोगों ने एवरेज किसी भी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखा था, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन नंबर निकाला था एंड देन वी स्टॉप्ड। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एवरेज एनर्जी निकालेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर रिजीम्स में कैसा बिहेवियर होता है वो देखेंगे और क्यों होता है उस पर भी थोड़ी बात करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस एन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तो मेरे पास वन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उसके बाद एन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स लेंगे तो मेरी स्पेसिफिक हीट कैसी आएगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा एंड देन वी विल कंपेयर क्लासिकल क्वांटम और टू लेवल सिस्टम जो हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा था एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट प्रिसाइज रीजंस व्हाई कर्व्स शुड लुक लाइक दैट। ओके, फिजिकल मीनिंग कहाँ पे कैसे आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि जो एवरेज एनर्जी है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का, दैट मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, राइट। और उसके बाद हम लोग मैंने किसी स्टेट में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखी थी, दैट वाज a की पावर n 1 माइनस a, जहाँ पे a इज माई e रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। और उसके बाद हम लोगों ने ऑक्यूपेशन नंबर किसी टेम्परेचर t पे किसी स्टेट का एवरेज कितना होगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस 1। ओके, कुछ इस तरीके की चीजें आ गई थी। ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एवरेज एनर्जी, ये देखो, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एवरेज एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी एवरेज ऑफ n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इस वीडियोस में जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। अब पार्टीशन फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, पार्टीशन फंक्शन से आप डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड करके भी एवरेज एनर्जी निकाल सकते हो, कैलकुलेट करो सेम आएगी। बट क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशन नंबर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, सो इट विल बी easy to get this. This is half h cut omega plus h cut omega average of n। average of n मेरे पास ये है, that is 1 divided by e raised to power beta h cut omega minus 1. So this is your average energy, uh, average energy of the system. तो ये जो हाफ एच कट ओमेगा है, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज आल्सो नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर और अदर क्वांटम इफेक्ट्स जो टेम्परेचर जो एनर्जी वेरिएशंस आ रही हैं वो। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि लो टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में इस एवरेज एनर्जी का बिहेवियर क्या है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। और क्यों ऐसा हो रहा है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, लेट्स से एट लो टेम्परेचर यानी कि बीटा गोज टू इन्फिनिटी। जब बीटा गोज टू इन्फिनिटी तो ये वाला फैक्टर बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में -1 निग्लिजिबल है। ओके, तो मेरा जो एवरेज एनर्जी आएगी एट लो टेम्परेचर, ये कितना आएगा, दिस इज हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत लार्ज है तो दिस विल गो एज एक्सपोनेंशियली स्मॉल टर्म। तो यानी कि लो टेम्परेचर्स पे जब मेरा टेम्परेचर बहुत लो है तो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, और ये कुछ उसमें करेक्शन है, तो दिस इज अ वेरी, क्योंकि बीटा बहुत लार्ज है तो इट मींस कि ये वाला टर्म बहुत कम है, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल करेक्शन टू दिस, वेरी स्मॉल करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि लो टेम्परेचर है मेरे सिस्टम का, लो टेम्परेचर्स पे स्मॉल करेक्शन में एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा क्यों आया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अगर देखो ये तो एवरेज एनर्जी एक पार्टिकल की है, तो एक पार्टिकल हाफ एच कट ओमेगा है, तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि लो टेम्परेचर्स पे जो सारे मतलब जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में है। ओके, क्योंकि
अगर हम इसकी एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करें तो ये n इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, n इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो लो टेम्परेचर पे जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है दैट इज हाफ एच कट ओमेगा, यानी कि जो पार्टिकल है वो कहीं इस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। ये कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है इस एनर्जी में लो टेम्परेचर पे। ओके, तो ये मेजर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि लो टेम्परेचर्स पे जो ऑसिलेटर्स हैं, जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, वो ग्राउंड स्टेट में। तो हम लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, एट लो टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द ensembles of oscillators are in ground state। और ग्राउंड स्टेट में होने का एक रीजन ये भी है कि लो टेम्परेचर पे है, इतनी थर्मल एनर्जी नहीं है कि वो हायर स्टेट्स में जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हायर स्टेट्स में नहीं जा सकते। अब जो तो ये इस वाले पार्ट को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ठीक है, जो लो टेम्परेचर्स पे ग्राउंड स्टेट में है इसलिए ये टर्म आना चाहिए। ये वाला टर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा, क्यों आ रहा है? और ये बहुत स्मॉल करेक्शन है, ये भी ध्यान रखना। टर्म आ रहा है बट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल है। तो जो सेकंड पॉइंट है उसका रीजन क्या है वो पहले सुन लो, फिर इसको हम लोग लिखवाते हैं। तो इस टर्म का कंट्रीब्यूशन माइनस बीटा एच कट ओमेगा। अब ये देखो, अगर कोई क्वांटम स्टेट पार्टिकल n इज इक्वल टू 0 से 1 में अगर लेट सपोज ट्रांजिशन करता है, तो ट्रांजिशन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसमें होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। n इज इक्वल टू 1 है तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा इस पे डिपेंड करेगा, राइट। ई एन कितना आ जाएगा, 1 प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इस पे डिपेंड करेगा, हाफ हाफ वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से कट जाएगा। सो ओवरऑल एट लो टेम्परेचर जो डिपेंडेंस आएगा वो ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो ई रेज टू पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ये जो स्मॉल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ये वो रेयर एक्साइटेशंस हैं जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है। ओके, तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है जो कि स्मॉल है, वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशंस नहीं कह सकते, एक्साइटेशंस कह सकते हैं, वो रेयर एक्साइटेशंस हैं, इसलिए ये कंट्रीब्यूशन स्मॉल है। सो लेट मी राइट दिस। सो जो ये रेयर एक्साइटेशन वाला पार्ट था उसको मैंने लिख दिया है कि द स्मॉल करेक्शन टू द एनर्जी, जो कि ये वाला पार्ट है, comes from the rare excitation to the first excited state with probability e raised to power minus beta h cut omega। ओके, तो ये तो हो गया लो टेम्परेचर की बात। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट हाई टेम्परेचर। सो नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट हैपेंस एट हाई टेम्परेचर। तो मेरा जो एवरेज एनर्जी है वो कितनी थी, एवरेज एनर्जी वाज हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई e raised to power बीटा एच कट ओमेगा माइनस 1। तो हाई टेम्परेचर मतलब बीटा इज स्मॉल, बीटा इज स्मॉल, इट मींस ये वाली जो क्वांटिटी है वो स्मॉल है। तो इसको मैं थोड़े टाइम के लिए x लिख लेता हूँ। सो दिस विल बिकम e की पावर x माइनस 1, और x इज स्मॉल, तो इसको मैं टेलर एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मेरी जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी, टेम्परेचर जब लार्ज है या इन्फिनिटी है, सो दिस इज हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स, कॉमन ले लिया तो बचा कितना, फर्स्ट ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स बाई 2, प्लस अदर टर्म्स भी आएंगे बट फर्स्ट ऑर्डर लिख रहे हैं। अब क्योंकि x स्मॉल है तो इसको आप ऊपर ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो। तो दिस इज हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा बाई 2, सॉरी बाई x, एच कट ओमेगा बाई x, तो दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2, बाइनोमियल एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट ऑर्डर में। तो x की वैल्यू कितना है, बीटा एच कट ओमेगा, सो दिस इज हाफ एच कट ओमेगा, और ये यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा हाफ एच कट ओमेगा, सो दिस विल बी माइनस हाफ एच कट ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, दिस विल बिकम एक्स मेरा बीटा एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम प्लस के बी टी, राइट।
So this will become h cut omega divided by beta h cut omega. So this is overall kbt. लेकिन इसमें मैंने हायर ऑर्डर्स छोड़ दिए हैं, तो इसमें इसके बाद वाला जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ एच कट ओमेगा बाई के बी टी. ओके, सो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ बीटा एच कट ओमेगा, यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर जो होगा एक्स के ऑर्डर का आएगा. ओके, और क्या फिजिकली बता सकते हो कि ये रिजल्ट आना चाहिए था, के बी टी एच कट आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? ओके, तो थोड़ा सोचो कि केबीटी क्यों आया. तो देखो, जब लार्ज टेम्परेचर पे हैं तो लार्ज टेम्परेचर्स में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वी आर इन अ क्लासिकल लिमिट. तो क्लासिकल लिमिट्स में अगर आप इक्विपार्टीशन थ्योरम को भी फॉलो करोगे, सो एवरेज एनर्जी तुम्हारे पास कितनी आनी चाहिए थी, के बी टी, क्योंकि आपके पास दो पी स्क्वायर एक टर्म था, एक एक्स स्क्वायर था. ओके, सो पी स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ के बी टी और तुम्हारा एक्स स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ के बी टी. तो इससे तुम्हारा के बी टी एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल आना चाहिए था, एंड वी आर गेटिंग दिस. तो व्हेन के बी टी यानी कि हाई टेम्परेचर है, इट मीन्स क्लासिकल लिमिट में है, इट मीन्स के बी टी इज मच ग्रेटर देन द स्पेसिंग बिटवीन दिस एटम्स. और स्पेसिंग कितनी है, एच कट ओमेगा. अगर इस रेंज में है तो क्लासिकल रिजल्ट्स फॉलो हो रहे हैं. तो अब जो अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें देखी, उसको थोड़ा सा यहाँ पे रियलाइज कर लेते हैं कि वो क्या है. लेट मी ड्रॉ दिस. So let's suppose this is your axis of kt by h cut omega, and this is your average energy by h cut omega. Okay, तो अगर मैं क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं, सो t इज इक्वल टू जीरो पे दिस विल गो एज जीरो, और वो लीनियरली के टी के साथ स्पेंड हो रहा है, सो दिस विल गो लाइक दिस. ओके, सो दिस इज योर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर. लेकिन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या है, जब हम लो टेम्परेचर पे हैं तो हमारे पास एक जीरो पॉइंट एनर्जी है, दैट इज हाफ एच कट ओमेगा, यानी कि ये हाफ की वैल्यू से शुरू करेगा एंड इट विल गो टू classical limits at high temperature. So this will start like this and this will approach to sorry cross nahi karega, this will go like this and this will approach to the classical limit. Okay, so high temperature pe classical quantum harmonic oscillator will give you the same result, but low temperatures pe their behavior is different. ये एक्चुअली इतना स्ट्रेट नहीं होगा, द वे आई हैव ड्रॉन इज अ बिट रॉन्ग, सो लेट मी फिक्स इट. ओके, समथिंग कुछ इज, बट यू कैन प्लॉट एवरेज एनर्जी का जो टोटल फंक्शन है उसको आप प्लॉट करके देख लो डेस्मोस में, और चेक कि कैसे बिहेवियर अलग अलग टेम्परेचर रिजीम्स में कैसे हो. सो एक बार प्लॉट करके देख लो, सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. और यहाँ से एक चीज आप और देख सकते हो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मेरा जो एवरेज एनर्जी है सिस्टम की वो बढ़ती जा रही है, यानी कि जो एवरेज as temperature increases the energy of the system increases. So as T increases E increases. Okay, गुड. तो हम लोगों ने एवरेज एनर्जी कर दिया. अब इस क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक पार्ट रह गया, वो भी हम आपको करा देते हैं. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, इसकी कैलकुलेट और कैसे कंपैरिजन है, वो सारी चीजें. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम. तो स्पेसिफिक हीट सी वी जो है, यानी कि स्पेसिफिक हीट दैट विल बी डेल ई बाई डेल टी. ओके, सो दैट विल बी, अगर हम सारे एन पार्टिकल्स का देखें तो एवरेज सॉरी डेल ऑफ एवरेज एनर्जी बाई डेल टी. एक्चुअली यहाँ पे टोटल एनर्जी आएगी, सो विल टेक अ फैक्टर ऑफ एन ओवर हियर, सो दैट विल बी डेल ई बाई डेल टी. और एवरेज एनर्जी मुझे पता है विच इज हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा बाई रेज टू पावर बीटा एच कट ओमेगा माइनस वन. अब छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हो. सो यू विल गेट सी वी बाई एन, यानी कि स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल, इसको मैं स्मॉल सी वी से लिख देता हूँ. सो दिस यू विल गेट एज के बी एच कट ओमेगा बाई के बी टी का होल स्क्वायर e raised to power beta h cut omega divided by e raised to power beta h cut omega minus 1 का whole square. Okay,
तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपल। मेरे पास एनर्जी यहाँ पे दी हुई है, इसको बस आपको टेम्परेचर के टर्म्स में डेरिवेटिव करना है, ध्यान रखना यहाँ पे बीटा है और आपको डेरिवेटिव टेम्परेचर के टर्म्स में करना है, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन इसके नोटेशन से लेकर के है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि CV निकाल रहे हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का कोई नोशन तो है नहीं हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में, तो ये CV क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट डज CV represent here as harmonic, there is no notion of volume in हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर में वॉल्यूम का कुछ आइडिया ही नहीं है तो ये CV क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर फिजिकली, ओके। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा रीजन है, CV रिप्रेजेंट करेगा उस हीट को जिसने वर्क नहीं किया, दैट हैज बीन एडेड विदाउट डूइंग एनी वर्क। सो हियर specific heat represents heat added without doing work, without doing work, okay। तो क्योंकि CV है, हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। बट यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का वॉल्यूम का कोई आइडिया ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो CV होगा स्पेसिफिक हीट, वो रिप्रेजेंट करेगा उस हीट को जो ऐड की गई है सिस्टम में विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो अब हम इसके दो बिहेवियर लिख रहे हैं और इसको आप वेरीफाई करो कि ये चीज़ें ठीक हैं, बिकॉज अदरवाइज जो एक्सपेंशन वाला टर्म है वो सिर्फ हम ही कराते रहेंगे। और ये ऑलरेडी जो मैंने पहले एवरेज एनर्जी में निकाला है सेम ऐसे, तो लो टेम्परेचर्स पे 1 kBt इज मच मच लेस देन एच कट ओमेगा। तो मेरा जो स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल है इसको आप वेरीफाई करो कि दिस विल कम आउट टू बी KB एच कट ओमेगा बाई KBT का होल स्क्वायर ई रेस्ट पर माइनस बीटा एच कट ओमेगा। देखो जब ये बीटा बीटा एच कट ओमेगा बहुत ज्यादा है, सो दिस विल बिकम बीट ई रेस्ट पर 2 बीटा एच कट ओमेगा, तो एक्सपोनेंशियल का एक ये माइनस वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा। क्या ये स्पेसिफिक हीट आपने कभी देखी है ये वाली पहले? अगर नहीं तो आई गेस शायद आपने लेक्चर्स अच्छे से फॉलो नहीं किए, अगर हाँ तो शायद लेक्चर्स फॉलो किए। सो दिस इज सेम एज जो मेरे टू लेवल सिस्टम का आता था। टू लेवल सिस्टम, टू लेवल सिस्टम की स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पे देखो जाके वापस वही आएगी जिसमें एनर्जी एच कट ओमेगा है। जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज एच कट ओमेगा। तो लो टेम्परेचर्स पे स्पेसिफिक हीट, जो एवरेज स्पेसिफिक हीट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की है और जो टू लेवल सिस्टम की है दैट इज सेम। तो एक रिजल्ट तो हमें यहाँ से कुछ कंपेयर करने को मिला, एंड आई विल फिजिकली टेल यू व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके। अभी हम प्लॉट्स जब कंपेयर करेंगे देन आई विल टेल यू दिस। अच्छा एक कंपैरिजन और देख लेते हैं व्हेन वी आर एट हाई टेम्परेचर्स। तो एट हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स में क्या होगा, व्हेन KBT इज मच मच ग्रेटर देन एच कट ओमेगा, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट था उसको आप बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो, ऊपर जो एक ही पावर बीटा एच कट ओमेगा हो उसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हो टू द लीडिंग ऑर्डर। तो जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो आ जाएगी KB 1 प्लस सम ऑर्डर ऑफ एच कट ओमेगा बाई KBT, यानी कि स्पेसिफिक हीट सिंपल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की हाई टेम्परेचर्स पे इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट व्हिच इज KB। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट एट लो एंड हाई टेम्परेचर। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है वो ये है, वो अब आना आएगा एंड वी विल सी कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो लेट्स प्लॉट ऑल दीज थिंग्स एंड सी। देखो प्लॉट करते हैं, लेट सपोज दिस इज माय CV पर पार्टिकल, CV बाई n। जो मेरा x एक्सिस है, लेट सपोज दिस रिप्रेजेंट्स KT बाई h कट ओमेगा, KT बाई h कट ओमेगा।
ग्रेट। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूलाज हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, जो भी हमें मैथमेटिकल फार्मूला अभी तक हम लोगों ने किए, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, चाहे वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, चाहे वो टू लेवल सिस्टम हो। तो देखो, क्लासिकल रिजल्ट जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी आई थी, के बी। चाहे वो लो टेम्परेचर हो चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, सब पे सेम था। सो दिस वाज के बी टी। के बी स्पेसिफिक हीट था, तो दिस वाज कांस्टेंट। सो दिस इज योर क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसकी एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितनी थी, के बी टी। यानी कि अगर आप सी वी बाई एन निकालोगे, सो दिस विल बी के बी, जो कि कांस्टेंट है। गुड। तो ये तो हो गया मेरा क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर लेट सपोज हम स्टडी करते हैं टू लेवल सिस्टम में, तो टू लेवल सिस्टम में लो टेम्परेचर P1T गोज टू जीरो, द स्पेसिफिक हीट गोज टू जीरो। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोगों ने फ्लैट कर्व ऐसे स्टडी किया था कि यहाँ पे फ्लैटनेस आई थी, फिर ये सिस्टम ऐसे ऊपर गया था, एंड देन अगेन इट गोज टू जीरो, मतलब देन इट अप्रोचेस टू जीरो। ओके, सो दिस वाज अ टू लेवल सिस्टम। लेकिन जब हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में लो टेम्परेचर पे दिस बिहेव्स लाइक टू लेवल सिस्टम। अच्छा, इसको हम लोग लिख देते हैं, दिस इज योर टू लेवल सिस्टम। ओके, और नाउ लेट्स प्लॉट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर लो टेम्परेचर पे इट विल बिहेव लाइक टू लेवल सिस्टम। तो इट विल स्टार्ट लाइक दिस, सेम पैटर्न रहेगा। ओके, बट हाई टेम्परेचर्स पे दिस गोज टू केबी। अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो हाई टेम्परेचर्स पे इट विल गो लाइक दिस। ओके, सो दिस इज योर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्पेसिफिक हीट दिस गोज टू केबी। ओके, दिस गोज टू के वन, मतलब ये वन की तरफ अप्रोच करेगा हाई टेम्परेचर्स पे, दिस विल गो टू जीरो। तो दिस इज द थिंग। अब मेरे पास दो क्वेश्चन है, मतलब दो नहीं, कई क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू थिंक एंड देन आई विल आंसर। पहला क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड है, चाहे वो क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, चाहे वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, हाई टेम्परेचर्स पे दिस गोज टू अ कांस्टेंट वैल्यू। बट मतलब कांस्टेंट मतलब केबी की तरफ जा रहा है, बट टू लेवल सिस्टम में दिस गोज टू जीरो। व्हाई? क्या चीजें डिफरेंट है टू लेवल सिस्टम और क्वांटम हार्मोनिक और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में, जो इतना वेरिएशन दे देती है कि टू लेवल सिस्टम में हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जीरो है, और क्लासिकल और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की गोज टू अ कांस्टेंट वैल्यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, why CV falls to zero at high temperature in two level system? दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने इस कर्व को, या जब मैंने टू लेवल सिस्टम किया था तब उसको पढ़ाया था, यहाँ पे एक फ्लैट बिहेवियर आया था। ये थोड़ा ऐसे नहीं कि ये ग्राफ कभी ऐसे नहीं शुरू हुआ है कि यहां से शुरू होकर ऐसे आया, नहीं। ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे फ्लैट आया है, उसके बाद उठा है ऊपर। तो फ्लैटनेस क्यों आई है कर्व में? व्हाई देयर इज दिस फ्लैटनेस? सो जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज व्हाई देयर इज दिस फ्लैटनेस टू द सिस्टम, फ्लैटनेस टू दिस कर्व। और ये फ्लैटनेस दोनों में है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी है, टू लेवल सिस्टम में है। तो यानी कि देयर इज समथिंग सिमिलर एट लो टेम्परेचर विच इज गोइंग ऑन, और कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो टू लेवल सिस्टम और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एक जैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, और इनको आप थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा सोचो एंड थिंक अबाउट इट, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कई बार। मतलब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो अप किए हैं, तो you should predict what is the answer. Okay, so I will pause the video and then I will say the solution. Okay, so I think you have think about it. So the solution is, ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर और टू लेवल सिस्टम है। टू लेवल सिस्टम में क्या था कि मेरे पास एक एनर्जी लेवल्स थी, लेट्स से जीरो, एक एनर्जी लेवल थी, लेट्स से एनर्जी एप्सिलॉन है, लेट्स से एप्सिलॉन मेरी एच कट ओमेगा है। तो
जो मेरी सिस्टम की एवरेज एनर्जी थी एट हाई टेम्परेचर्स, दिस गोज टू अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मेरे पास कितना था, h कट ओमेगा बाई 2, या उसको हम लोग लिखे थे एप्सिलॉन बाई 2। तो स्पिन टू लेवल सिस्टम में जब मेरे पास स्पिन या तो जीरो एनर्जी में हो सकता है या तो एप्सिलॉन वाली एनर्जी में हो सकती थी, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे स्पिन का जो फ्लक्चुएशंस होता है या एनर्जी लेवल्स जो फीलिंग होंगी वो इस तरीके से होंगी कि हाफ ऑफ द पार्टिकल्स विल बी इन जीरो स्टेट, हाफ ऑफ द पार्टिकल विल बी इन एप्सिलॉन स्टेट। तो मेरी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, चाहे वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो चाहे वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। यही मेजर डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कि व्हाई दिस स्पेसिफिक हीट गोज टू जीरो एंड व्हाई दिस गोज टू अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टू लेवल सिस्टम में हाई टेम्परेचर्स पे एनर्जी गोज टू अ कांस्टेंट, और क्लासिकल और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में एनर्जी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये फ्लैटनेस क्यों है। ओके, लो टेम्परेचर्स पे है और फ्लैटनेस है, तो उसका एक सिंपल रीजन है, वो समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इधर हम एक टू लेवल सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। टू लेवल सिस्टम की मेरे पास एक एनर्जी जीरो है, एक एनर्जी एप्सिलॉन है। यहाँ पे मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसकी एनर्जी लेवल जीरो है, जिसकी एनर्जी लेवल एप्सिलॉन है, जिसकी एनर्जी लेवल 2 एप्सिलॉन है, जिसकी एनर्जी लेवल 3 एप्सिलॉन है। ये गैप सब में सेम है, और लेट्स से दिस एप्सिलॉन इज h कट ओमेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। जब लो टेम्परेचर्स में है तो प्रीवियस थ्योरी में कहीं ना कहीं ये चीजें आई हैं कि सिस्टम जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा। तो ग्राउंड स्टेट में होगा तो चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे है, ये एनर्जी लेवल्स उसके पास एक्सेसिबल ही नहीं है। ये वाली ग्राउंड स्टेट में जब लो टेम्परेचर्स में होगा तो सिस्टम चाहे इस एनर्जी स्टेट में रहे, चाहे एक ही एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, वो भी ग्राउंड स्टेट है। दैट्स वाई सिस्टम में सिमिलैरिटीज है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि फ्लैट कर्व क्यों है, बस सिस्टम में सिमिलैरिटीज है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर्स पे दोनों ही सिस्टम्स के पास एक ही जैसी स्टेट्स अवेलेबल है। अब बात आती है कि ये जो फ्लैटनेस है, ये जैसे ये टेम्परेचर्स के प्रोपोर्शनल था, ये एवरेज एनर्जी सीवी ले लो, तो ये फ्लैटनेस क्यों आती है? ओके, ये फ्लैटनेस आती है इनके एनर्जी डिफरेंस की वजह से। क्योंकि दोनों, इसमें एनर्जी डिफरेंस h कट ओमेगा है, इसमें एनर्जी लेवल भी h कट ओमेगा है। तो दिस इज h कट ओमेगा, दिस इज h कट ओमेगा। तो जब तक तुम्हारा ये थर्मल टेम्परेचर kBT, ठीक है, कंपेरेबल नहीं हो जाता h कट ओमेगा के, तब तक ये ट्रांजिशंस ऊपर नहीं जा सकते। तब तक यहाँ वाला सिस्टम कभी इधर, यहाँ वाले पार्टिकल्स कभी यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ वाले पार्टिकल्स यहाँ नहीं जा सकते, तब तक जब तक तुम्हारा थर्मल फ्लक्चुएशंस kBT h कट ओमेगा नहीं होता। या वो जो रेयर प्रोबेबिलिटीज थी, मतलब वो हमने देखा था ना कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी थी, h कट ओमेगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर तुम थर्मल एनर्जी की बात करो तो थर्मल एनर्जी h कट ओमेगा के जब कंपेरेबल हो जाएगा तभी ये चीजें यहाँ से यहाँ पहुंचेंगी। तो अगर लेट सपोज टेम्परेचर इतना लो है कि वो h कट ओमेगा के कंपैरेबल में बहुत कम है, मतलब व्हेन kBT इज मच मच लेस देन h कट ओमेगा, तब क्या होगा कि उस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी होगी ही नहीं कि वो मतलब अपनी एनर्जी इंक्रीज कर सके। ये तो ग्राउंड स्टेट में है तो इसकी तो कांस्टेंट एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट में भी कांस्टेंट एनर्जी है, तो एनर्जी जब तक इंक्रीज नहीं होगी स्पेसिफिक हीट कैसे इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई ये वो रीजन है, जब तक इस सिस्टम की kBT जो है वो इस एनर्जी लेवल के आसपास की एनर्जी नहीं आ जाती, जब तक एक्साइटेशंस नहीं हो जाते, जब तक ये रेयर फ्लक्चुएशंस नहीं आ जाती, तब तक ये स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन ये जीरो रहता है। So this is one of the reason. Okay, so I guess कि स्पेसिफिक हीट में कर्व में ये जो फ्लैटनेस थी, स्पेशली ये वाली फ्लैटनेस, और ये जो जीरो जा रहा था और ये वाले जो कांस्टेंट वैल्यूज जा रही थी, क्यों आ रही थी, और इनके पीछे की इन सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था लो टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर्स में,
और क्यों टू लेवल सिस्टम और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम वेरी लो टेम्परेचर्स पे एक जैसे बिहेव करते हैं? उसका एक सिंपल रीजन ये भी है कि यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ना जाए तो ये दिस इज ऑल्सो अ टू लेवल सिस्टम इन सम रिजीन। ओके, अगर हम इन एनर्जी लेवल्स को ना देखें तो इतना इनफ टेम्परेचर है कि वो सिर्फ इन्हीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच में रह सकता है, सो दैट इज ऑल्सो अ टू लेवल सिस्टम। तो quantum harmonic oscillator at low temperatures, very low temperature, behaves as a two level system. So I think कि वो जो पूरा आइडियाज था, जो इंट्रोडक्शन था, जो मैं आपको देना चाहता था इन टू लेवल सिस्टम, इन क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉरी इन क्लासिकल एंड क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड टू लेवल सिस्टम, वो अब जाके थोड़ा सा एक बेस बन चुका है कि मैंने चीजें थोड़ा ऑर्गेनाइज करके आपको दी। ओके, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। और चीजें अगर आपको और भी पढ़नी है तो बहुत सी चीजें, फोटॉन्स, फोनॉन्स, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, पूरी कंडेंस मैटर फिजिक्स जो है वो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेशंस पे ही बहुत से मॉडल्स उसके बने, सो यू कैन स्टडी दैट एज वेल। और ये एक बेस था क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का कि वो सेट हो चुका है। नाउ यू कैन स्टडी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो इसके बाद वाले जो वीडियोस होंगे दैट विल बी मोस्टली ऑन प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड सेशंस, जहाँ पे हम लोग बहुत से और डिफरेंट, अभी भी बहुत से टाइप्स के प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, सो विल सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, सो सी यू देयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।